So hello students, once again welcome back to Prakashan classes and in today's video we are going to cover the basis of accounting. Topic आज का रहने वाला है basis of accounting. So without wasting any time, let's jump the heading. आज का टॉपिक रहने वाला है basis of accounting. Basis of accounting. तो ये जो टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें ब्रॉडली हम लोग को ये सिखाया जाएगा कि अकाउंटिंग करने का कुछ रूल्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से 3 एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिख के उससे हम लोग 3 एरो निकाल लेंगे। पहला में लिखेंगे हम लोग कैश बेसिस, पहले हम लोग लिख देंगे कैश बेसिस। दूसरे में हम लोग लिख देंगे एक्रूअल बेसिस, पहले में लिख देंगे कैश बेसिस, दूसरे में लिख देंगे एक्रूअल बेसिस और तीसरी में लिख देंगे हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। तो अकाउंटिंग करने के लिए 3 बेसिस होता है। किस बेसिस पे, किस आधार पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, उसके लिए 3 बेसिस बनाया हुआ है। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस सिंपल सा बात बोलता है। क्या बोलता है कैश बेसिस? जितना कैश हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, जितना कैश हमको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो हमारा इनकम है, और जितना कैश हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया है, जितना कैश हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया है वो हमारा एक्सपेंस है। कैश बेसिस सिंपल सा बात बोलता है, जितना कैश रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ऑल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर विल बी कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द करंट ईयर एंड ऑल कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। मतलब कैश बेसिस में ना कैश ही रेलिवेंट है। जितना कैश आया उसको इनकम मान लो, जितना कैश का आउटफ्लो हुआ ड्यूरिंग द करंट ईयर उसको एक्सपेंस मान लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड टू विच इट रिलेट्स। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। सपोज हमने किसी स्टूडेंट को क्लास करवाया था इन द ईयर 2024 और हमको फीस कलेक्ट हुआ इन द ईयर 2026। हमने स्टूडेंट को क्लासेस कब करवाया था? इन द ईयर 2024 और फीस हमको कलेक्ट हुआ इन द ईयर 2026। मतलब वो क्लास जो हमने ऑलरेडी उसको 2024 में दे दिया था, उसके बदले फीस का कलेक्शन 2026 में हो रहा है। तो एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये इनकम 2026 का माना जाएगा, क्योंकि जिस साल में पैसा रिसीव हुआ उस साल का इनकम माना जाता है। कैश बेसिस बोलता है करंट ईयर में जितना कैश रिसीव हुआ वही इनकम है, और करंट ईयर में जितना कैश का पेमेंट हुआ वही एक्सपेंस है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड टू विच इट रिलेट्स, फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड इनकम है या फिर किस टाइम पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो कैश बेसिस के अंडर में हम लोग लिखेंगे, लिखो इसमें अंडर कैश बेसिस of accounting, all cash received, all cash received during the year, during the year, during the year is considered as income, income and all cash payments made during the year
made during the year is considered as expenses. तो under cash basis of accounting, all cash received during the year is considered as income. जितना कैश रिसीव होगा ड्यूरिंग द ईयर वो इनकम माना जाएगा, और जितना भी हमने कैश में पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंस माना जाएगा. ठीक है, कमा irrespective of the time period, irrespective of the time period to which it relates. वो पैसा, वो इनकम, वो एक्सपेंस किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है इससे कोई मतलब नहीं है. तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग बोलता है जितना कैश ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ वो इनकम है, और जितना हमने कैश में पेमेंट कर दिया ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंस है. ठीक है, किस टाइम का वो पैसा है, किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है इससे कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2020 में हमने एक स्टूडेंट को क्लासेस करवाया था. ईयर 2020 में हमने एक स्टूडेंट को क्लासेस करवाया था, और फीस रिसीव हुआ है इन द ईयर 2026. फीस रिसीव हुआ है इन द ईयर 2026. तो जिस ईयर में फीस रिसीव हुआ है उस साल का इनकम माना जाएगा, ना कि जिस साल में हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया था उस साल का इनकम. हमने स्टूडेंट को क्लासेस करवाया था, अपना एक्टिविटी परफॉर्म किया था, सर्विस दिया था उसको ईयर 2020 में, बट उससे फीस हमको कलेक्ट होते होते 2026 हो गया. 2026 में अगर फीस रिसीव हुआ है तो वो 2026 का इनकम माना जाएगा. वो इनकम माना जाएगा फॉर द ईयर 2026 अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है ऑल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज कंसिडर्ड एज इनकम एंड ऑल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस. जितना कैश ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ वो इनकम है, और जितना कैश हमने करंट ईयर में पेमेंट किया वो एक्सपेंसेस है. इनरेस्पेक्टिव मतलब फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है. हम लोगों ने 2023 ईयर 2023 का रेंट 2025 में पेमेंट किया. वो रेंट जो 2023 से रिलेटेड था, वो रेंट जो ईयर 2023 से रिलेटेड था, उसका पेमेंट हमने 2025 में किया. तो एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो ईयर 2025 का एक्सपेंस माना जाएगा. रीजन, द पेमेंट हैज बीन मेड इन द ईयर 2025. तो किस टाइम पीरियड का एक्सपेंस है उससे मतलब नहीं है, कब पेमेंट हुआ वो रेलिवेंट है. तो ऑल कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस है एंड ऑल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इनकम है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकम किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है या फिर वो एक्सपेंस किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है. अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्रेडिट सेल को इनकम नहीं मानते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल उधार में जब गुड्स बेचते हैं ना तो हाथों हाथ पैसा तो नहीं मिलता है. जब हम किसी को उधारी में गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं तो हाथों हाथ पैसा नहीं मिलता है. इसलिए क्रेडिट सेल को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम ट्रीट नहीं करता है. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिट सेल को इनकम ट्रीट नहीं करता है. सिमिलरली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस नहीं मानते हम लोग. अगर हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, गुड्स का क्रेडिट उधार में परचेज कर रहे हैं, सप्लायर से उधारी में गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसको एक्सपेंस नहीं मानेगा, क्योंकि जब हम उधारी में गुड्स खरीद रहे हैं तो तुरंत कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है. क्लियर. तो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ कैश वाला आइटम्स ही कंसीडर किया जाता है. जितना कैश रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो इनकम है, और जितना कैश का पेमेंट हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंस है. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स. फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है. क्लियर. नेक्स्ट आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल बेसिस के अंदर हम लिखेंगे अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, income earned and expenses incurred. इनकम अर्नड और एक्सपेंसेस इंकर्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है.
under accrual basis of accounting, income earned and expenses incurred are considered with respect to, WRT मतलब with respect to current accounting period, with respect to current accounting period. अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इनकम अर्न्ड और एक्सपेंसेस इनकर्ड आर कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, कोमा इररेस्पेक्टिव मतलब फर्क नहीं पड़ता, इररेस्पेक्टिव वेदर कैश इज रिसीव्ड or yet not received, whether cash is received or yet not received, and payments are made or yet not made, payments are made or yet not made. तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या सिखाता है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इनकम अर्न्ड लेते हैं और एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम अर्न्ड लेते हैं और करंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं, करंट ईयर का इनकम अर्न्ड लेते हैं और करंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं, इररेस्पेक्टिव, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता whether the cash is received or yet not received, कैश मिला है या फिर नहीं मिला है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, whether the payments are made or yet not made, हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया है या फिर नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग करंट ईयर का इनकम अर्न्ड लेते हैं और करंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं, क्लियर। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग करंट ईयर का इनकम अर्न्ड लेते हैं और करंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड और इनकम अर्न्ड होता क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि करंट ईयर का इनकम अर्न्ड और करंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकर्ड क्या होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सपोज मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, फीस पर स्टूडेंट है ₹10,000 पर एनम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है 10, फीस पर स्टूडेंट है ₹10,000 पर एनम। ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकम अर्न्ड क्या होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग द टर्म इनकम अर्न्ड। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है, फीस पर स्टूडेंट 10,000 पर एनम है, फीस रिसीव्ड फ्रॉम 7 students till 31st दिसंबर। मान लेते हैं ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर को, साल खत्म होता है 31 दिसंबर को। पूरा साल में हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवाया, पूरे साल में हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवाया, हर एक स्टूडेंट से हमको फीस बनता था 10,000 रुपया पर एनम, पूरा साल का फीस एक स्टूडेंट का 10,000 रुपया। हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवाया तो पूरा साल में हमको 10 स्टूडेंट से कितना फीस बनता था, 1 लाख रुपया। 10 स्टूडेंट्स, एक एक का फीस 10,000 रुपया, एक बच्चे का फीस 10,000, तो 10 बच्चे का फीस 1 लाख रुपया, पूरा साल का फीस। अब जो पूरा साल का फीस 1 लाख रुपया है ये हमको रिसीव हुआ था फ्रॉम 7 स्टूडेंट्स टिल 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक हमको, ईयर एंडिंग तक हमको 10 बच्चे को पढ़ाने के बाद 7 स्टूडेंट्स का फीस मिल गया था। 10 स्टूडेंट्स को हमने क्लासेस करवाया था, उसमें से 7 स्टूडेंट का फीस मिल गया था, बट 3 स्टूडेंट्स का फीस अभी तक नहीं मिला था। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना पढ़ाया ड्यूरिंग द ईयर, 10 स्टूडेंट्स। फीस पर स्टूडेंट कितना था, ₹10,000 पर एनम। उस हिसाब से मेरा इनकम अर्न्ड कितना, उस हिसाब से मेरा इनकम अर्न्ड
इनकम अर्न होगा 10 इंटू रुपीज 10,000 दैट इज रुपीज 1 लाख। इनकम अर्न मेरा 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से एक एक स्टूडेंट का फीस अगर 10,000 रुपया है तो 10 स्टूडेंट के हिसाब से मेरा इनकम अर्न होगा रुपीज 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपीज में से 7 स्टूडेंट्स ने मुझे फीस दे दिया, ठीक है, फीस रिसीव्ड, 7 स्टूडेंट से हमको फीस मिल गया। तो बताओ एक एक स्टूडेंट का फीस अगर 10,000 रुपया है तो 7 स्टूडेंट से हमको कितना फीस रिसीव हुआ? 70,000। अगर एक एक स्टूडेंट का फीस 10,000 रुपया है तो 7 स्टूडेंट से हमको कितना फीस रिसीव हुआ? 70,000, राइट। 70,000 is the amount of fees received. Fees received will be 70,000. तो fees due but yet not received, fees due from 3 students but yet not received, ये कितना होगा? ये होगा रुपीज 30,000। फीस ड्यू फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स या फीस ड्यू बट येट नॉट रिसीव होगा 30,000। इस एग्जांपल को ध्यान से समझो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्लासेस करवाया 10 स्टूडेंट, हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवाया, ठीक है। एक एक स्टूडेंट से हमको फीस बनता है साल का 10,000 रुपया। हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवाया, एक एक स्टूडेंट से फीस बनता है साल का 10,000 रुपया। तो एक साल का फीस एक स्टूडेंट के 10,000 रुपया है तो 10 स्टूडेंट का फीस कितना होगा? 1 लाख रुपया होगा। इसका मतलब इनकम अर्न्ड हमने कितना किया ड्यूरिंग द ईयर? हमारा राइट कितना स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करने का राइट कितना स्टूडेंट से बनता है? 10 का 10 स्टूडेंट से राइट बनता है फीस कलेक्ट करने का। तो 10 स्टूडेंट से 10,000 करके कितना राइट बनता है? मेरा इनकम अर्न्ड कितना? 1 लाख। जिसमें से इनकम रिसीव्ड इन कैश, फीस रिसीव्ड इन कैश कितना? 70,000। फीस रिसीव्ड इन कैश कितना? 70,000। 7 स्टूडेंट से फीस हमको मिल चुका है। और 3 स्टूडेंट जिनसे हमको फीस नहीं मिला है, जिनसे हमको फीस मिल जाना चाहिए था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो फीस जो ड्यू तो हो चुका है, जिसको लेने का हक आ चुका है बट अभी तक वो येट नॉट रिसीव हुआ, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। कितना? 30,000। इसका मतलब इनकम अर्न्ड के अंदर, इनकम अर्न्ड के अंदर एक आता है इनकम रिसीव्ड इन कैश और एक आता है इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड के अंदर एक आता है इनकम रिसीव्ड इन कैश और एक आता है इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव का मतलब वो इनकम जो ड्यू तो हो चुका है, जिसको लेने का राइट आ चुका है बट अभी तक वो पैसा रिसीव, वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इनकम अर्न्ड। इनकम अर्न्ड का मतलब जितने स्टूडेंट से हमको करंट ईयर का फीस लेने का राइट बनता है वो मेरा इनकम अर्न्ड है। हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवाया, एक एक स्टूडेंट का फीस 10,000 रुपया है। अगर एक बच्चे का फीस 10,000 रुपया है तो 10 स्टूडेंट का फीस कितना होगा? 1 लाख रुपया। हमने 10 स्टूडेंट को क्लास करवाया तो हमको फीस लेने का राइट कितना स्टूडेंट से बनता है? 10 स्टूडेंट से। अगर हमको 10 स्टूडेंट से फीस लेने का राइट बनता है मतलब मेरा इनकम अर्न्ड कितना होगा? 10 स्टूडेंट से हमको राइट बनता है फीस लेने का, ये मेरा हक है। हमने 10 स्टूडेंट को क्लास करवाया, हमको 10 स्टूडेंट से फीस लेने का राइट बनता है और एक स्टूडेंट का फीस 10,000 रुपया है तो 10 स्टूडेंट का फीस, एनुअल फीस 1 लाख रुपया है। ये 1 लाख रुपया हमने अर्न तो कर लिया है पर इसमें से 7 स्टूडेंट ने से फीस दिया है, 10 में से 7 स्टूडेंट ने फीस दिया है, मतलब 1 लाख में से कितना फीस रिसीव हो चुका है? 70,000। एक बच्चे का फीस 10,000 है तो 7 बच्चे का फीस 70,000 है। 10 में 7 बच्चे ने फीस दिया है। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स have paid their fees, have cleared their fees, so the amount of fees received is 70,000 and the amount of fees due but yet not received is 30,000। तो ये है, ये 70,000 है इनकम रिसीव्ड इन कैश और ये 30,000 है इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम रिसीव्ड इन कैश प्लस इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड दोनों को मिला के आता है इनकम अर्न्ड। तो इनकम अर्न्ड एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर इनकम रिसीव्ड इन कैश भी आएगा और इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड इन कैश भी आएगा। क्लियर? इनकम अर्न्ड मतलब वो इनकम जिसका लेने का राइट आ चुका है, हमने अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया है, हमने 10 स्टूडेंट को क्लासेस करवा दिया था, उनसे फीस लेने का मेरा राइट बनता है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया 10 स्टूडेंट से फीस लेने का मेरा राइट बनता है, लेकिन 10 में से सिर्फ 7 स्टूडेंट से हमको फीस रिसीव हुआ है। कितना फीस रिसीव हुआ है? 70,000।
ठीक है, 1 लाख में से 70,000 फीस रिसीव हो चुका है 7 स्टूडेंट्स का। तो कितना स्टूडेंट्स है अभी भी फीस ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ है? 3 स्टूडेंट्स। अगर 10 बच्चों ने क्लास किया था, 7 स्टूडेंट से फीस रिसीव हो चुका है, तो कितने स्टूडेंट से फीस रिसीव नहीं हुआ है? 3 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स से को हमने क्लासेस करवाया था, 7 स्टूडेंट से फीस रिसीव हो चुका है, तो 10 में से अगर 7 स्टूडेंट्स ने फीस दे दिया है तो कितने बच्चों ने फीस नहीं दिया है अभी तक? 3 स्टूडेंट्स। तो 7 स्टूडेंट से जो फीस रिसीव हुआ है 10,000 करके, वो 70,000 है फीस रिसीव, इनकम रिसीव्ड इन कैश। और 3 स्टूडेंट जिसका फीस ड्यू है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो 30,000 है। मतलब ये है इनकम ड्यू, फीस ड्यू बट येट नॉट रिसीव। इसका मतलब इनकम अर्न्ड के अंदर, इनकम अर्न जो 1 लाख आया था उसके अंदर इनकम रिसीव्ड इन कैश भी आता है प्लस इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव भी आता है। ये आता है इनकम अर्न्ड के अंदर। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अर्न्ड। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब क्या होता है। सो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब वो एक्सपेंस जो हमने इनकर कर लिया, जिसका बेनिफिट हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है, वेदर द पेमेंट इज मेड और येट नॉट मेड, इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे ट्यूशन सेंटर का जो रेंट है ना वो पर मंथ 10,000 रुपीज है। मेरे ट्यूशन सेंटर का जो रेंट है वो हर महीने का 10,000 रुपया है, ठीक है। और हमने रेंट पे किया है, रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। हमने 10 महीने का रेंट पे कर दिया, तो कितना रुपया पेमेंट कर दिया होगा? 1 लाख रुपया। ट्यूशन सेंटर का रेंट है सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ, हर महीना रेंट है 10,000 रुपया। हमने 10 महीने का रेंट पे कर दिया है, तो कितना पेमेंट कर दिया है? 1 महीने का रेंट 10,000 है, तो 10 महीने का रेंट 1 लाख रुपया। बट पूरा साल में 12 महीना होता है। 12 महीना हमने अपना जगह तो यूज किया है, रेंटेड प्रॉपर्टी 12 महीना यूज किया है बट पेमेंट किया है 10 महीने का। रेंटेड प्रॉपर्टी हमने 12 महीना यूज किया है बट पेमेंट किया है 10 महीने का। मतलब 2 महीने का पेमेंट अभी भी बाकी है। 2 महीने का रेंट का पेमेंट ईयर एंडिंग तक अभी भी पेंडिंग है, जो हमने नहीं किया है। रेंट पर मंथ कितना था ट्यूशन सेंटर का? 10,000। 1 महीने का रेंट 10,000 रुपया। 10,000 रुपया 1 महीने का रेंट है, तो उस हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना होगा? 1,20,000। 10,000 रुपया अगर 1 महीने का रेंट है, तो उस हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना होगा? 1,20,000 रुपया। तो 12 महीने का रेंट अगर 1,20,000 है, हमने तो पेमेंट सिर्फ 10 महीने का ही किया है। जगह हमने बेनिफिट यूज किया 12 महीने का, पर पेमेंट किया ओनली फॉर 10 मंथ्स। तो हमने रेंट का पेमेंट किया कितना? 1 लाख, पर हमको करना कितना चाहिए था? 1,20,000, राइट। नाउ अब अगर हम लोग रेंट एक्सपेंस इनकर्ड निकालें, रेंट एक्सपेंस इनकर्ड, तो ये कैसे निकलेगा? रेंट एक्सपेंस इनकर्ड निकलेगा ₹10,000 इंटू 12 मंथ्स। ₹10,000 इंटू 12 मंथ्स, जो कि होता है 1,20,000। हमने 12 महीना प्रॉपर्टी को यूज किया है, रेंटेड प्रॉपर्टी हमने पूरा 12 महीने के लिए यूज किया है, तो 12 महीने का रेंटल वैल्यू कितना बनता है? 1,20,000। एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव्ड। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना रुपए का बेनिफिट डिराइव किया रेंटेड प्रॉपर्टी से? 1,20,000 का बेनिफिट डिराइव किया। ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल रेंटेड प्रॉपर्टी यूज करके हमने कितना रुपए का बेनिफिट डिराइव किया? तो 1,20,000 रुपए का बेनिफिट डिराइव किया। तो जितना हमने बेनिफिट डिराइव किया ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारा एक्सपेंस होता है, ना कि जितना हमने खर्चा किया ड्यूरिंग द ईयर। खर्चा तो 1,00,000 रुपए किए थे ना, पेमेंट तो 1,00,000 रुपए किए थे, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। तो रेंट एक्सपेंस इनकर्ड, इसके अंदर देखो कैसे लिख दिए, 1 महीने का रेंट 10,000, तो 12 महीने का रेंट 1,20,000। अब 1,20,000 में से 2 बार निकाल रहे हैं। रेंट पेड, रेंट पेड 10 महीने का रेंट कितना पे कर चुके हैं? 1,00,000। और 2 महीने का अनपेड रेंट जो अभी तक पेमेंट नहीं किए, 2 महीने का अनपेड रेंट जो अभी तक पेमेंट नहीं किए, वो कितना? 20,000। इसका मतलब रेंट एक्सपेंस इनकर्ड के अंदर रेंट पेड भी आता है प्लस अनपेड रेंट भी आता है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस इनकर्ड के अंदर या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड के अंदर एक्सपेंसेस पेड भी आता है प्लस अनपेड एक्सपेंसेस भी आता है।
एक्सपेंस इंकर्ड के अंदर एक्सपेंसेस पेड भी आता है प्लस अनपेड एक्सपेंसेस भी आता है। फर्क नहीं पड़ता है irrespective whether the cash is received or get not received and whether the payments are made or get not made। क्लियर। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम अर्न लेते हैं एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम अर्न लेते हैं एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड, ओनली विद रेस्पेक्ट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का, सिर्फ करंट ईयर का इनकम अर्न लेते हैं और करंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं। सिर्फ करंट ईयर का, ओनली करंट ईयर का, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम अर्न लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और करंट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं। क्लियर। ये कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्रूअल बेसिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम अर्न लेते हैं और एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं। इनकम अर्न के अंदर इनकम रिसीव्ड इन कैश भी आता है प्लस इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड भी आता है। सिमिलरली एक्सपेंसेस इनकर्ड के अंदर एक्सपेंसेस पेड इन कैश भी आता है प्लस अनपेड एक्सपेंसेस भी आता है। क्लियर। तो इनकम अर्न एक बड़ा चीज है, उसके अंदर इनकम रिसीव्ड इन कैश भी आएगा प्लस इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड भी आएगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस इनकर्ड एक बड़ा चीज है, उसके अंदर एक्सपेंसेस पेड भी आएगा प्लस अनपेड एक्सपेंसेस भी आएगा। क्लियर। और ये इनकम अर्न्ड और एक्सपेंसेस इनकर्ड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कैश रिसीव हुआ है या फिर रिसीव नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसलिए एक्रूअल बेसिस में हम लोग क्रेडिट सेल को इनकम मानते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल उधारी में गुड्स बेचने पे ना हाथों हाथ पैसा नहीं मिलता है। तो हम उधारी में गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं, हाथों हाथ कैश रिसीव नहीं होता है। सिमिलरली जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, उधार में गुड्स परचेज करते हैं, तो हाथों हाथ कैश का पेमेंट नहीं होता है। उधार में जब हम गुड्स सेल करते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स में हाथों हाथ कैश रिसीव नहीं होता, फिर भी क्रेडिट सेल एक्रूअल बेसिस में इनकम है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में हाथों हाथ कैश का पेमेंट नहीं होता, फिर भी क्रेडिट परचेज एक्रूअल बेसिस में एक्सपेंस दिखाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस है? कैश बेसिस सीधा बात बोलता है जितना कैश रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर इनकम दिखा दो, जितना कैश का पेमेंट हुआ ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस दिखा दो। फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे 2024 का फीस, वो क्लास हमने उसको 2024 में करवा दिया था, उसने फीस 2026 में दिया है, हमने स्टूडेंट को एक्टिविटी, स्टूडेंट को क्लास करवा दिया था 2024 में, ईयर 2024 में, उसने मुझे फीस दिया ईयर 2026 में। तो एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो ईयर 2024 का इनकम है, बिकॉज सच इनकम वाज अर्न्ड इन द ईयर 2024 बट रिसीव्ड इन द ईयर 2026। When I have performed the activity in the year 2024, तो हमने स्टूडेंट को क्लास दे ही दिया था इन द ईयर 2024, हमने स्टूडेंट को क्लास करवा दिया था इन द ईयर 2024, इट मींस एक्टिविटी वाज बीइंग परफॉर्म्ड इन द ईयर 2024। तो जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तभी पैसा लेने का हक आ जाता है, राइट आ जाता है। इसका मतलब वो इनकम अर्न्ड कब किया गया था? इन द ईयर 2024, बट फीस रिसीव कब हुआ? इन द ईयर 2026। तो एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो 2026 का इनकम है, बट एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो 2026 का इनकम है, बट एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो 2024 का इनकम है। तो कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। क्लियर। नाउ हाइब्रिड बेसिस भी एक तरह का अकाउंटिंग करने का बेसिस होता है। अंडर हाइब्रिड और मिक्स्ड, पहला बात इसको हाइब्रिड में मिक्स क्यों बोला जाता है? इसमें दोनों का फीचर होता है, कैश बेसिस प्लस एक्रूअल बेसिस, दोनों को मिला के होता है। अंडर हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम is considered as per cash basis, income is considered as per cash basis
and expenses are considered as per accrual basis। तो अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम को हम लोग कैश बेसिस पे लेते हैं, एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। बट दुख का बात है कि हाइब्रिड बेसिस हमारा सिलेबस में ही नहीं है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, ये किसी के भी सिलेबस में नहीं है, ना ही आईएससी, ना सीबीएसई, ना वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। किसी के भी सिलेबस में हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, तो नॉट इन सिलेबस। हाइब्रिड बेसिस में बस यही याद रखना कि इसमें हम लोग इनकम को लेते हैं कैश बेसिस में और एक्सपेंसेस को लेते हैं एक्रूअल बेसिस में। तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करेंगे, सो दैट ये टॉपिक और अच्छा से क्लियर हो जाए। होपफुली यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।